दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं कि आज से जो आपको प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का जवाब आपने कैसे दिया। बहुत सारे बच्चों ने कुछ जवाब गलत दिए हैं, तो कृपया उन जवाबों की जांच कर लीजिए आप। ठीक है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों एक एक चीज़ों को, और वह ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पहला लिखा दोस्तों एक डैश बना हुआ है, कह रहा है यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। ध्यान से पढ़िए, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी पंक्ति की बात कर रहा है दोस्तों जो यमक अलंकार के भेद नहीं दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है सूरज है जग का बुझा बुझा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इस यमक अलंकार में होता क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है कि जब शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, शब्दों की आवृत्ति हो, आवृत्ति का तात्पर्य जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आ जाए, ठीक है, लेकिन उनका अर्थ क्या हो दोस्तों, अर्थ जो हो वो अलग अलग हो, तब उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तब उसे कहा जाता है यमक अलंकार। ठीक है, और यमक अलंकार के बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, तो यार यमक अलंकार क्यों? क्योंकि यहाँ तीन बेर, एक बार तीन बेर तीन बार को बता रहा है, और एक बार तीन बेर दोस्तों ये फल की बात कर रहा है, बेर नामक फल की, उसकी बात कर रहा है, तो ये तो आपका यमक अलंकार है। कह रहा है कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, तो मन का एक अपने मन की बात कर रहा है, एक मन का की बात कर रहा है, तो दोनों दो चीजें दोस्तों। ठीक है, यानी लिखा एक जैसे लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो ये भी आपका यमक अलंकार है। खग कुल कुल सा बोल रहा। ठीक है, खग कुल, कुल कुल का तात्पर्य यहां कलरव से है, जो पक्षियों की चहचहाट की आवाज होती है उससे है। ठीक है, और ये चीजें दोस्तों तो यहां भी अलग अलग मीनिंग है, यानी जो नीचे के तीन दिए जा रहे दोस्तों ये आपकी यमक अलंकार के उदाहरण है। ऊपर का जो दे रहा दोस्तों सूरज है जग का बुझा बुझा, याद रखिएगा बुझा बुझा दोस्तों ये एक ही शब्द केवल दो बार लिखा, अर्थ इसके अलग अलग नहीं, जैसे धीरे धीरे साथ साथ बाग बाग। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें अर्थ अलग अलग नहीं होता, ठीक वैसा यहां पर लिखा हुआ है बुझा बुझा। ठीक है, तो यहां पर आपका यमक अलंकार नहीं होगा, और आपसे यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर एक यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा खग कुल कुल सा बोल रहा, अभी अभी तो पढ़ा हम लोगों ने कि खग कुल कुल सा बोल रहा है, यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, यह यमक अलंकार है, क्योंकि अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, याद रखिएगा अलग अलग मीनिंग है इसलिए। कह रहा दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती? फिर से एक बार दोहा आ गया आपके सामने। चलिए, दोहा में मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद होगा, दोहा में मैंने आपको बताया था दोस्तों सबसे पहले होता 13 11 13 11, इसी का उल्टा दोस्तों सोरठा होता है। इसी का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। और सोरठा में मात्राएं क्या होती हैं, पहले 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा। और मैंने आपको दोस्तों चौपाई बताया था, चौपाई मैंने कहा था दोस्तों 16 16 मात्राएं होती। ठीक है, ये तीन बातें बोला था, और तीनों बातें आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यहां से देख लीजिएगा आपकी 110% दोस्तों आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका उत्तर क्या बनेगा, क्योंकि बात दोहा की क्या है, तो दोहा में मात्राएं प्रथम चरण में कितनी होती है दोस्तों, इस बात को जरूर फोकस करिएगा। आपसे प्रथम चरण भी पूछ सकता है और द्वितीय चरण भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा उत्तर आपका, ये ऑप्शन नंबर 3 वाला जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। प्रथम चरण में 13 मात्राएं। अगर यहां जल्दीबाजी में द्वितीय चरण लिख दिया, फोकस करेगा दोस्तों, अगर आपसे द्वितीय चरण पूछ दिया तो घबराइएगा मत दोस्तों, तुरंत आप 11 वाला टिक करिएगा। देखिए ये सब बातें ध्यान दीजिए, मुझे उम्मीद है कि परीक्षा में कुछ ऐसा ही आपसे पूछने वाला घुमा फिरा कर। ठीक है, तीन बातों को आप ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? दोहा में दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने बताया कि दोहा में 13 11 13 11 होता है, तो 13 11 13 11 क्रम से आएगा। 13 13 11 11 दोस्तों 11 13 11 13 आपका सोरठा में होता है, सोरठा में होता है, और 11 11 13 13 इस तरह की कोई मात्रा नहीं होती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये पहला वाला हो जाएगा दोस्तों, दोहा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, दोहा के अंतर्गत आ जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो दोहा होता है और ये जो सोरठा होता है दोस्तों, ये दोहा और सोरठा दोनों ही होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये दोहा सोरठा दोनों ही ये आपके अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अर्ध सममात्रिक छंद कहे जाते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद कहे जाते हैं, ये वाले दोनों। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद कहे जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जबकि यहीं पे अगर हम चौपाई की बात करते हैं दोस्तों, तो चौपाई जो होता है दोस्तों, चौपाई आपका सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है, यह अर्ध नहीं होता। ठीक है, इसमें मात्राएं कितनी होती है दोस्तों, 16 16 मात्राएं होती हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा शांत रस का स्थायी भाव क्या है, ये आपको बताना है। शांत रस का स्थायी भाव आपने रस पढ़ा होगा, और ये पढ़ा होगा, अगर रति पढ़ा होगा दोस्तों तो रति पढ़ा होगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। किसका होता है, श्रृंगार रस का। ठीक है, शोक दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव होता है, और निर्वेद दोस्तों ये शांत रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, विस्मय याद रखेगा दोस्तों, विस्मय यानी आश्चर्य होता है। ठीक है, तो याद रखेगा अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है। किसका दोस्तों, अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है। तो यहां पे आपसे पूछा शांत, इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, ये उत्तर
नंबर 3 जो है ये आप सही कर लीजिएगा, यहां सिर्फ अस्थाई भाव आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें भी आपको याद रखना है। कर केसो कही न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र समुझी मन ही मन रहिए, ठीक है। इस पंक्ति में दोस्तों कौन सा रस दे रहा है दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िए, रस बताना यहां पे इस पंक्ति में रस कौन सा है, ठीक है। पहली बात याद रखें दोस्तों, यह जो बात लिख रहा है फिर से पढ़िए, केसो कही न जाए कहिए, केसो मुझसे कहा नहीं जा रहा है कि क्या कहा जाए, ठीक है। देखत तो रचना विचित्र समुझ, दोस्तों ये विचित्र शब्द लगने से आपको लग रहा है कोई चित्र विचित्र की बातें हो रही हैं, यानी अद्भुत, जहां पर विचित्र की बात होती है दोस्तों वहां पे रस कौन सा होता है, ये अद्भुत रस होता है। और ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये लिखा किसने दोस्तों, ये लिखा है स्वयं तुलसीदास जी ने, ठीक है। किसकी कृति है दोस्तों, ये तुलसीदास जी की कृति है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कर दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनिए, 3 में न 13 में मृदंग बजाए डेरे में, ठीक है। 3 में न 13 में मृदंग बजाए डेरे में। आइए देखते हैं, अपने ही लोगों का पक्षपात करने वाला व्यक्ति, नहीं ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। कर अपना ही कार्य अधिक महत्वपूर्ण मानने वाला व्यक्ति, ऐसा नहीं है। हेरा फेरी से दूर निश्चित रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, और अपने पुरुषार्थ से सफलता प्राप्त करने। फिर से पढ़िए दोस्तों, 3 में न 13 में मृदंग बजाए डेरे में, 3 में न 13 में मृदंग बजाए डेरे में। जो दोस्तों 3 13 करता है ना, वो पक्षपात करता है। जो व्यक्ति 3 में न 13 में, ठीक है, जो व्यक्ति न 3 में न 13 में, मतलब वो निष्पक्ष न्याय करना चाहता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखेगा, हेरा फेरी से दूर निश्चित रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, 3 में न 13 में मृदंग बजाए डेरे में, ठीक है। जब 3 13 करने वाला कहा जाता है तो उसे कहा जाता है चापलूसी करने वाला, या इधर की बात उधर करने वाला, या फिर हेरा फेरी करने वाला, इस तरह का हम बोलते हैं, ठीक है। ये उसका अर्थ निकल कर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना दोस्तों, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कह रहा दुखी होना नहीं, अपमान करना नहीं, चापलूसी करना नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाना, इसे कहा जाता है दोस्तों जूतियों में दाल बांटना, ठीक है। जूतियों में दाल बांटने का तात्पर्य क्या दोस्तों, लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये इसका तात्पर्य, इसको याद रखेगा, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कर दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य छाटिए, जो शुद्ध वाक्य है वो बताइए। लिख रहा अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल है। जब यहां पे लिख दिया था देखने योग्य, तब यहां दर्शनीय लिखने का क्या मतलब चाहे इसी को लिखा होता, चाहे इसी को लिखा होता, इसकी वजह से क्या हो गया, ये गलत हो गया। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ये सही हो सकता है। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, फिर देखने योग्य दर्शनीय स्थल लिखा, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, फिर लिखा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका इस वजह से गलत हो गया। यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। देखिए दर्शनीय स्थल का तात्पर्य क्या है, देखने योग्य स्थल। दर्शनीय का मतलब क्या है, दर्शन करने योग्य। तो जब दर्शन करने योग्य लिख रहा है तो यहां देखने योग्य लिखने की क्या जरूरत है, ये तो वही वाली बात हो गई। मैं प्रातः काल के समय टहल रहा था, तो काल का तात्पर्य भी समय होता है और समय का मतलब भी समय होता है। आप बोल देते मैं प्रातः काल टहल रहा था, उससे पता चल जाता है कि हाँ प्रातः काल समय की बात हो रही है, ठीक है। वहां समय बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। निम्न वाक्य में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है और जो शुद्ध है वो पहचानना है। कर वह स्वयं आएगा। वाक्य में वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। दूध में कौन पड़ गया, दूध में क्या पड़ता है, कौन नहीं पड़ता, ठीक है। वह सुंदर शोभा धारण कर रहा है, ठीक है। वह सुंदर शोभा धारण कर रहा है, शोभा धारण करना दोस्तों गलत हो जाएगा। वह स्वयं आएगा, वाक्य में वाक्य के भेद पर दोस्तों प्रकाश डालिएगा। देखिए यहां पर जो शुद्ध वाक्य मिल रहा है दोस्तों, वो क्या मिल रहा है, वह स्वयं आएगा, ये क्या है, ये सही है, ठीक है। वाक्यों में वाक्य के भेद पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो वाक्य में नहीं दोस्तों, सीधे सीधे बोलिए, वाक्य के भेद पर प्रकाश डालिए। वाक्यों में संज्ञा का भेद बताइए। अरे संज्ञा का भेद बताना तो ऑलरेडी संज्ञा की बात हो गई, ठीक है। उसी बात को दोहराना ये पुनरुक्ति जैसा दोष है दोस्तों, याद रखेगा, यहां पर हो जाएगा गलत, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चौथा ऑप्शन भी गलत है, वह सुंदर शोभा धारण कर रहा है दोस्तों, यह भी आपका गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि वो लिख सकता था वह सुशोभित हो रहा है, ठीक है, वह सुशोभित हो रहा है, ऐसा हो सकता था, लेकिन वह सुंदर शोभा, एक तो शोभा ऐसे ही कर रहा है तो सुंदर लिखने की जरूरत क्या है, चाहे शोभा ही लिख देती चाहे सुंदर हो जाती, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये गलत हो गया। आगे बढ़िए, करा है विराम चिन्ह का प्रयोग है। दोस्तों जो डैश है इसको क्या कहते हैं, वैसे तो डैश को लोग योजक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। और योजक चिन्ह का इस्तेमाल कब किया जाता है दोस्तों, तो आपको पता है, जैसे आपने लिखा दिन रात, ठीक है, आपने लिखा दुख सुख, क्या लिखा दोस्तों, दुख सुख, ठीक है। आपने लिखा लाभ हानि, क्या लिखा दोस्तों, लाभ हानि। तो
दोस्तों इस कंडीशन में क्या करते हो, आप योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते, लेकिन यहां प्रश्न में आपके सामने योजक चिन्ह का कोई ऑप्शन नहीं था। अरे भाई योजक चिन्ह नहीं था तो संयोजक चिन्ह था ना, एक ही बात होती है, योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह आपका एक ही बात होती है, जरा उसे आप ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी लाघव चिन्ह आप जानते हैं अतुल्यता सूचक बराबरी के लिए होता है, विवरण चिन्ह भी जानते हैं जब किसी चीज की व्याख्या करनी होती है, ठीक है। तो यहां पर आप योजक की जगह संयोजक कर लेते, या आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। करा इस संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए। अभी देखिए संयुक्त वाक्य को क्या चेंज करना दोस्तों, आपको बदलना है साधारण वाक्य में। करा उसने सर झुकाया तथा गुरु के चरण स्पर्श किए। उसने सर झुकाया तथा लगने से आपको पता चल गया दोस्तों कि वाक्य कैसा है, तथा और अगर इस तरह के शब्द लग जाएं तो आप जानते हैं यह संयुक्त वाक्य कहलाता है, ठीक है। और आपको क्या करना दोस्तों, इस संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य बदलना है, ठीक है। करा पहले उसने सर झुकाया, फिर ये लेकिन किंतु परंतु फिर भी लगाओगे तो आपका गलत हो ही जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, करा उसने सर झुकाते ही गुरु के चरण स्पर्श किए। सर झुकाते ही स्पर्श किए, अच्छा उसने सर झुकाकर गुरु के चरण स्पर्श किए। ज्यों ही, ज्यों त्यों इस्तेमाल मत करिए दोस्तों, यह भी आपका गलत हो जाएगा। अब बात आता है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। उसने सर झुकाते ही गुरु के चरण स्पर्श किए, दोस्तों ये यहां पर गलत कर रहा है, याद रखेगा उसने सर झुकाकर गुरु के चरण स्पर्श किए, ये ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पे क्या होगा, ये शुद्ध होगा, आप जानिएगा। अगर आपने गलत किया है तो सुधारने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग करते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए, उत्तर दीजिए। करण लिखित में कौन सा समास विग्रह वाला पद है, कौन सा समास विग्रह है बताइए। जैसे नगर प्रवेश, दोस्तों नगर प्रवेश समास जरूर है, लेकिन आपसे यहां समास विग्रह पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे 2 सवाल पूछूं, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा संधि पूछा, या फिर मैंने आपसे संधि विग्रह पूछा, क्या पूछा दोस्तों, संधि विच्छेद पूछा, संधि विग्रह नहीं संधि विच्छेद पूछा, ठीक है। और मैंने कहा दोस्तों विद्याधन आलय, मैंने क्या कहा दोस्तों, विद्याधन आलय। तो एक बात बता मुझे, विद्याधन आलय क्या है, विद्याधन आलय संधि है या विद्याधन आलय संधि विच्छेद है। तो आप तो यही कहोगे ना, अगर कोई व्यक्ति कहे विद्याधन आलय संधि है तो क्या होगा, ये गलत होगा। और कोई व्यक्ति कहे विद्याधन आलय संधि विच्छेद है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा। बस कुछ वैसा ही है ये दोस्तों, जैसे यहां पर आपसे बोल रहा है ना, हम इसमें पूछे इसमें से संधि विच्छेद कौन है, तो ये संधि विच्छेद है ना, बस वैसे ही आपसे समास विग्रह पूछा है। क्या पूछा दोस्तों, ये समास विग्रह पूछा है। तो नगर प्रवेश दोस्तों ये आपको गलत लिखा है, क्योंकि जब ये लिखता है ना नगर में प्रवेश, क्या लिखता दोस्तों, नगर प्रवेश को क्या लिखता, नगर में प्रवेश, तब जाके आपका सही होता, ठीक है। तो यहां याद रखेगा कार्य में दक्ष, दब नहीं होता दोस्तों, इसको आप सही करिएगा, कार्य में दक्ष, ठीक है। याद रखेगा कार्य में दक्ष क्या कहलाता दोस्तों, कार्य में दक्ष ये आपका क्या कहा जाता है, ठीक है। कार्य में दक्ष को ये आपका होता है तत्पुरुष समास का उदाहरण। वैसे जितने भी दिए हैं दोस्तों ये सब के सब तत्पुरुष समास के उदाहरण ही दिए गए हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह कला प्रवीण, ठीक है, कला प्रवीण का तात्पर्य क्या हो जाता है, कला में प्रवीण, कला प्रवीण का तात्पर्य क्या दोस्तों, कला में प्रवीण, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा कला में प्रवीण, ठीक है, ठीक है। आगे लिख रहा है रणशूर, याद रखेगा इससे क्या हो जाता है दोस्तों, रण में शूर, रण में शूर का मतलब क्या है, रण माने होता है युद्ध भूमि और शूर माने होता है शूरवीर, ठीक है। तो यहां पे आप ऑप्शन नंबर 2 कर लीजिएगा। और है सभी में कौन सा समास है दोस्तों, ये तत्पुरुष समास है, सभी में जितना भी दिया गया है सब के सब तत्पुरुष समास है। अच्छा तत्पुरुष के अंदर भी पूछ सकता है, तो याद रखे दोस्तों अगर अंदर वाला पूछे ना तो देखिए में की वजह से अधिकरण में पर होता है दोस्तों, आपको याद होगा अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिकरण, क्योंकि इसी यही कारक चिन्ह है जिसमें में का इस्तेमाल किया जाता है। तो बस समझने का फेर है आपका, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कर वनवास में कौन सा समास है, ठीक है, वनवास यानी वन में वास करने वाला, ठीक है, वन में वास, ठीक है। तो वनवास में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा, तो यहां भी अधिकरण तत्पुरुष ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वन में वास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अभी भी जो आपने पीछे पढ़ा बस वैसा ही करना है, क्या हो जाएगा दोस्तों, वन में वास, ये होता है दोस्तों वनवास, और यहां पर में की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। आपसे तो खाली तत्पुरुष पूछा है, अगर परीक्षा में कठिन से कठिन भी पूछेगा ना तो याद रखेगा बहुत करेगा तो यही पूछेगा, इससे ज्यादा कठिन कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो गया, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, करा व्याप्त में संधि है, व्याप्त में दोस्तों कौन सी संधि है, आइए विच्छेद करके पता कर लेते हैं ना। व्याप्त में संधि आ जाएगा दोस्तों वी धन आप्त, क्या आ जाएगा दोस्तों, वी धन आप्त हो जाएगा। और आपको पता य या व के साथ अगर कोई अर्धवर्ण हो तो वहां कौन सी संधि होती है, वहां पर यण संधि मानी
मानी जाती है। कौन सी संधि? यण संधि मानी जाती है, तो ये आपका यण संधि का उदाहरण हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? संधि विच्छेद होगा दोस्तों वी धन आप्त बराबर क्या हो जाता है? व्याप्त हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा इत्यादि में कौन सा संधि विच्छेद है? कर लें संधि विच्छेद। देखिए इत्यादि में क्या हो जाएगा दोस्तों? इति धन आदि हो जाएगा, सब पढ़ाया, इति धन आदि, ठीक है, तब होगा इत्यादि। और कोई अर्धवर्ण आ जाए तो क्या होता है दोस्तों? अर्धवर्ण आते ही यह यण संधि हो जाता है, क्योंकि यहां पर य या व के साथ अगर कोई अर्धवर्ण हो तब ऐसा होता है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? यह आपका यण संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है खिलाड़ी गमनी में कौन सा प्रत्यय है? मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, प्रत्यय हमेशा कहां लगता है दोस्तों? याद रखिएगा, प्रत्यय लगता है हमेशा शब्द के अंत में। कहां लगता है दोस्तों? शब्द के अंत में हमेशा प्रत्यय लगता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब अगर खिलाड़ी की बात करें दोस्तों, तो खिलाड़ी में क्या हो जाएगा दोस्तों? खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय हो जाएगा और गमनी में ई प्रत्यय हो जाएगा। ई में हमेशा बड़ा ही रखिएगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर भी बड़ा ही लगा, ठीक है, इसलिए दोस्तों तो याद रखिएगा यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में जो अपूर्ण भूतकाल है उसको आपको पहचाना। अपूर्ण भूतकाल में मैंने आपको तरीका बताया था क्या होता है। अपूर्ण भूतकाल में कार्य अभी समाप्त नहीं होता है, जैसे वह सो रहा था, वह खा रहा था, वह गा रहा था, ठीक है, तो यहां पर अपूर्ण भूतकाल है। क्यों? क्योंकि सो रहा था, सो चुका नहीं था, वह सो रहा था, ठीक है, ये कहा गया, ठीक है। तो देखिए रामू खाना खा रहा था, रहा है ना, तो जहां पर रहा आ जाए दोस्तों यही अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। वह बना चुकी है तो काम समाप्त हो गया। मुझे बाहर जाना है, वो तो जाना है, तो आप अपना बता रहे हो, कभी गए नहीं हो, जाना है, वो घूमने जाएंगे तो भविष्य काल में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका उत्तर सही, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अभी जैसा मैंने कहा कि मां खाना बना चुकी है, तो समाप्त हो चुका कार्य ना, बना चुकी है, तो याद रखिएगा क्रिया जो है दोस्तों यहाँ कार्य पूर्ण हो चुका, तो ये आपका पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। किसका है? पूर्ण भूतकाल का, ठीक है। हम घूमने जाएंगे दोस्तों, ये सामान्य भविष्यकाल है, सामान्य भविष्यकाल है। भाई जाओ घूमने, ठीक है, तो घूमने जाएंगे ना, देखिए जाते थे नहीं ना, तो जाएंगे, तो याद रखिएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और मुझे बाहर जाना है, ये अभी क्या हो जाए दोस्तों? बाहर जाना है, ये भी आपका सामान्य क्या है दोस्तों? वर्तमान है, क्योंकि है लिखा है, ठीक है, तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक चीजों को पढ़ते चलिए, याद करते चलिए और ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहां सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का दोस्तों अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? देखिए क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक, ठीक है। जहां मैंने पढ़ाया था दोस्तों सकर्मक अकर्मक के में बस खाली एक लाइन का डिफरेंस है, सकर्मक और अकर्मक में याद रखिएगा एक लाइन का डिफरेंस है दोस्तों। सकर्मक में कर्म होता है, कर्म होता है और यहां पर दोस्तों कर्म नहीं होता, कर्म का अभाव होता है, ठीक है, याद रखिएगा कर्म नहीं होता, बस यही अंतर है। कर रमेश ने सुरेश को पुस्तक दिया, माली पेड़ों को पानी देता है। भाई माली पानी देता अगर ये लिखता तो पेड़ों को नहीं लिखता, तब यहां कर्मक क्रिया हो जाती, लेकिन बता रहा है किसको पानी देता है? पेड़ों को। वीणा सामान लाती, क्या लाती है? सामान लाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चा जोर से रोया, ठीक है। अब जोर से दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? जोर से आपका ये कोई कर्म नहीं है दोस्तों, बच्चा रोया या जोर से रोया, जो भी रहे, यहां पर दोस्तों ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि यहां कर्म का अभाव है। क्या दोस्तों? यहां पर कर्म का अभाव है, इस वजह से ऐसा किया गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी के जो दिया जा रहा है दोस्तों ये आपका सकर्मक क्रिया है। करा राम दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इसमें मुख्य विशेष से क्या दोस्तों? ठीक है, देखिए विशेष से मैंने आपको बताया है कि जो विशेषण की विशेषता बताए, नहीं विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, क्या मैंने बताया दोस्तों? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? आपका विशेष्य कहलाता है। और यहां मुख्य विशेष्य क्या होगा? कह रहा दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। किसके लिए आकुल थे दोस्तों? किसके लिए आकुल थे? राम के लिए आकुल थे। क्या याद रखेगा? प्राण, ठीक है। तो यहां पे याद रखें दोस्तों दशरथ, राम, प्राण और आकुल। ये देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं आपको चाहूंगा यहां थोड़ा आप समय दीजिए और आराम से पढ़िए, ठीक है। अगर मैं आप बात करूं दोस्तों तो याद रखेगा विशेषण जिसकी विशेष, अभी जो मैंने बताया कि जिसकी विशेषता बताए वो विशेषण होते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर जो मुख्य विशेष से आएगा, देखिए सोचने की बात है, बहुत सारे बच्चों ने यहीं पर दोस्तों गलतियां किया था कि कुछ बच्चों ने किया था सर दशरथ। देखिए दशरथ तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मुख्य कर्ता हो जाएगा, ठीक है, संज्ञा हो जाएगा, कोई व्यक्ति का नाम है, ठीक है। और राम के लिए तो दोस्तों कर्म कारक, तो यहां पे दोस्तों एक कर्म संबंधित है, ठीक है। और यहां पे जो प्राण है ना, शायद आप ध्यान नहीं दिए, यहां पे जो प्राण है दोस्तों ये आपका विशेष है,
ये जो प्राण है ये विशेष्य है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, विशेषण जिसकी विशेषता बताए, विशेषण जिसकी विशेषता बताए वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो आपका विशेष्य कहलाता है। और यहां बताया जा रहा है दोस्तों प्राण निकल जाएंगे, किसके, दशरथ के प्राण निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि राम के लिए वो आकुल है, इसके लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राण मुख्य विशेष्य हो जाएगा। ये मुख्य है, दो विशेष्य इसमें आएंगे। कह रहा कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। देखिए कोई और कुछ, अगर जैसे अगर आपने पूछा कोई दरवाजे पर आया है, बाजार से कुछ लिया आना, तो कुछ लिया आना का मतलब क्या, कुछ लिया आना मतलब क्या, कुछ निश्चित है। कुछ बोल दिया तो कोई कुछ भी लेके आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अनिश्चय है, क्या है, निश्चय नहीं दोस्तों, ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप समझिए ना, अगर आपने कहा बाजार से कुछ लिए आना, तो कुछ माने क्या लिए आना, ये तो बताना, आपने तो बताया नहीं कि नहीं आपको पार्ले जी खाना है, नमकीन खाना है, मिठाई खानी है। ठीक है, तो आपने कहा कुछ लिए आना, तो कुछ क्या दोस्तों, ये अनिश्चय होता है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग जो दोस्तों उसे आपको चुनना है। ठीक है, अपादान, अपादान क्या होता है दोस्तों, अपादान का तात्पर्य ही दोस्तों अलगाव से है। ठीक है, बस खाली आपको जहां अलगाव की अनुभूति हो जाए वही उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, कर हम कान से सुनते हैं, कान निकाल के थोड़े सुनते हैं, हम खाली कान से सुनते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका गलत हो जाएगा। मोहन से उठा नहीं जाता, ये गलत हो जाएगा। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया मतलब संबंध अपना समाप्त कर लिया, और यही अलगाव है। ठीक है, कर रावण राम के बाण से मारा गया। ठीक है, बाण से यानी बाण के द्वारा मारा गया। ठीक है, हम कान के द्वारा सुनते हैं, तो याद रखिएगा ये ऊपर जो आपका लिख रहा है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों क्या दिख रहा है दोस्तों, बाकी में करण कारक है। ठीक है, जैसे हम कान के द्वारा सुनते हैं, यहाँ कान से सुनते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, वो अलग से आ जाएगा, तो करण कारक आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कर अनिश्चय वाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा। फिर से पढ़िए, कर अनिश्चय वाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा किसी से, किन से, किन्हीं से या किन को। पहले याद रखिएगा दोस्तों किन नाम का कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, या तो किस होता है या तो किन्हीं होता है। ठीक है, तो किन नाम का कोई शब्द नहीं होता है, किन को ये सब गलत है। ठीक, किसको बोलते हैं, किन को ये सब नहीं होता। ठीक है, अब आपसे पूछा दोस्तों बहुवचन, आपसे क्या पूछा, बहुवचन। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए किसी से, किन्हीं से, मैंने आपको बताया था किन्हीं जो होगा दोस्तों, जहां कहीं भी न आएगा वो आपका बहुवचन होगा, ये आप याद रखेंगे। जैसे अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक तरफ लिख लिया एक वचन, क्या लिख लिया दोस्तों, एक तरफ एक वचन लिख लिया और एक तरफ आपका बहुवचन दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको बहुवचन बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने बनाया यहां पर एक शब्द लिया किसी से, क्या शब्द दिया दोस्तों, किसी से। मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ क्या करना है, ये जो स है इसको चेंज करना है, ये हो जाएगा किन्हीं से। ठीक है, क्या हो जाएगा, किसी से का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा किन्हीं से। ये जो दिया गया दोस्तों ये आपका एक वचन है, ये आपका क्या है, एक वचन है। और ये जो दिया गया दोस्तों ये आपका क्या है, बहुवचन है। और आपसे बहुवचन ही पूछा था, और इतना ही नहीं कुछ और भी आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया किसी को, क्या बोल दिया, लिखेगा यही, कुछ बदलेगा थोड़े नहीं। आपसे पूछ दिया किसी को, किसी को, तो क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए किसी को लिख दिया तो किसी को क्या लिखते हो, किन्हीं लिखते हो, और को तो कोई लिखोगे, इसको तो चेंज नहीं करोगे, तो किसी को का बहुवचन क्या हो जाएगा, किन्हीं को। ठीक है, या मैंने लिख दिया मान लीजिए किसने, क्या लिख दिया दोस्तों, ऐसे लिख दिया किसने, किसने, तो यहां क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसने, अब किस को क्या लिखते हो दोस्तों, किन्हीं लिखते हो। किस को क्या लिखा जाता है, यहां पर किन्हीं लिखा जाता है, किन्हीं, और इसके बाद ने लिख दो। ठीक है, तो किन्हीं ने हो जाएगा, ये आप समझिएगा। ठीक है, स आएगा तो एक वचन होता है और न आएगा तो बहुवचन होता है। ये मैं एक बार आपको पढ़ा भी चुका हूं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में अगर आएंगे ना तो लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं, लोग इस चैप्टर को ज्यादा उतना पढ़ते नहीं। मैं आपके सामने क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं कि आप एकदम मजबूत रहिए पढ़ लिख कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। देखिए साहिब का क्या हो जाएगा, साहब का क्या हो जाएगा, मेम हो जाएगा। पिता का दोस्तों माता हो जाएगा। हाथी का हथनी हो जाएगा। सांप का सांपनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 मिला लीजिए, ये आपका सही हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था। ऑप्शन नंबर 1 आपने क्या कर लिया, यहाँ पर सही कर लिया। आगे बढ़िए, कर उच्चारण में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग का अगर पता भी लगाना है तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, संधि विच्छेद कर लीजिए। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, उत धन चारण आ जाएगा। उत धन चारण बराबर क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। संधि पता करते दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों उत नाम का क्या आ जाएगा, उपसर्ग आ जाएगा। उत उपसर्ग होगा, उच्च नहीं उत, और हलंत लगाना आप
जरूरी समझिएगा, इसको गलती मत कीजिएगा। कर अब विघ्न का समानार्थी है, विघ्न का समानार्थी क्या है, रिक्त स्थान में भरिए, ठीक है। कर अब विघ्न का मतलब दुख होता है, अंतराय होता है, मुसीबत होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने यहां गलत किया था दोस्तों, याद रखिएगा। विघ्न का समानार्थी क्या होता है दोस्तों, विघ्न का समानार्थी होता है अंतराय। क्या होता है दोस्तों, अंतराय होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने यहां पर गलत किया था, ठीक है। इसको आप सही करिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि आप कहोगे सर दुख क्यों नहीं, क्योंकि दुख का समानार्थी अगर होता ना तो दुख का समानार्थी क्या होता है दोस्तों, पीड़ा होता है। दुख का समानार्थी क्या होता है, कष्ट होता है, ठीक है। ये सब होते हैं दोस्तों दुख के समानार्थी, ठीक है। आपको कहोगे सर मुसीबत भी हो सकता था, हाँ मुसीबत नहीं होगा, वो आपका सोचना था। मुसीबत का तात्पर्य दोस्तों विपत्ति से होता है। मुसीबत का तात्पर्य किससे होता है, विपत्ति से होता है। मुसीबत का तात्पर्य दोस्तों संकट से होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब मुसीबत का तात्पर्य होता है। उसी प्रकार से मुश्किल का तात्पर्य क्या होता है, मुश्किल का तात्पर्य दोस्तों दुसाध्य होता है। क्या होता है, दुसाध्य होता है, याद रखिएगा, इसे मुश्किल कहा जाता है, ठीक है। बहुत मुश्किल घड़ी, बड़ी दुसाध्य घड़ी, बस कट नहीं रही, काटा जा रहा है, याद रखिएगा। यहां पर आपका अंतराय होगा, यह विघ्न का समानार्थी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने यहां गलत किया था, आप समझिए धीरे धीरे। देखिए ऐसा नहीं कि आप सब गलत करोगे, हिंदी जैसा विषय है, आप अच्छा पढ़ाई किए हुए हैं तो 40 प्रश्न अगर आपके सामने दोस्तों, तो 40 में से देखिए 25-30 ऑन एन एवरेज ज्यादा से ज्यादा बच्चा सही करता है। लेकिन आपको फुल मार्क्स पाना है, तो फुल मार्क्स पाने के लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप चीजों को और ध्यान से देखिए और पढ़िए। करेक्ट, कपीस और कपीस का अर्थ क्या है, ठीक है। कपीस और कपीस, ठीक है। देखिए अगर कपीस में छोटी की मात्रा लगी एक तरफ और दूसरा कपीस क्या लिख रहा है दोस्तों, बड़ी की मात्रा लगा है, तो जब मात्रा बड़ी की लगती है ना, तब आप पढ़ते होंगे दोस्तों इस कपीस को बंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंदर, ठीक है। चलिए इसका उत्तर अगर आपको नहीं पता, एक का उत्तर पता है, वो भी बड़ा वाला कपीस इस साइड है ना, तो आपको क्या करना दोस्तों, इधर वाले साइड में बंदर लेना है, ठीक है। तो देखिए दो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही गलत हो गए, ये तो हो नहीं सकता। अब बता है दोस्तों ये तो चाहे 3 नंबर होगा चाहे 4 नंबर होगा। दोस्तों इस वाले कपीस का तात्पर्य होता है मटमैला। क्या होता है दोस्तों, इसका तात्पर्य होता है मटमैला, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नहीं पता है, इसका मतलब है दोस्तों आपने समुच्चारित शब्दों के बारे में नहीं पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। कहां से पढ़ें, कुछ नहीं समझ आता है तो हिंदी इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पर बहुत विस्तार से चर्चा हो रहा है और मैं इतना ज्यादा वहां पढ़ा रहा हूं कि ये सब पॉइंट्स आपको वहां कवर हो जाएंगे, ठीक है। आप आइए इंडिविजुअल बैच को ज्वाइन करिए। हिंदी अगर आप जीवन में एक बार पढ़ना चाहते हैं, मैं भी सिर्फ हिंदी एक ही बार पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हिंदी एक बार मैं बच्चों को इतना पढ़ा दूं, इतनी प्रैक्टिस दे दूं कि यूट्यूब तो छोटी बातें हो जाएंगी, ठीक है। यूट्यूब पर आज भी आप जान रहे होंगे कि हिंदी के जो वीडियोज हैं वो भारत में सबसे ज्यादा चले हैं, 97 लाख। जी हाँ, आप जाके देखिए तत्सम तद्भव का वीडियो 97 लाख व्यूज उसके हो चुके हैं। बहुत जल्द दोस्तों वो 1 करोड़ होने वाला है, 1 मिलियन नहीं दोस्तों, वो 1 बिलियन की कगार पर पहुंच चुका है, ठीक है। तो आइए देखते हैं चीजों को, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे याद रखेगा मटमैला और बंदर, तो आप ज्वाइन करिए इंडिविजुअल बैच, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करण निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। अमृत का अनेकार्थी कौन सा नहीं है लिखा है, अमृत माने स्वर्ण, अमृत माने पारा, अमृत माने दूध और अमृत माने मोती। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों अमृत का अनेकार्थी यह जो है मोती नहीं होता, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि अमृत का अनेकार्थी होता क्या क्या है। देखिए आपसे पूछ क्या कह सकता है, ठीक है। 2-3 पॉइंट तो आपको दे ही दिया है। जैसे अमृत का समानार्थी क्या होता है दोस्तों, स्वर्ण होता है। अमृत का समानार्थी दोस्तों पारा होता है। अमृत का समानार्थी दोस्तों भी होता है, ठीक है। अमृत का समानार्थी याद रखेगा प्रिय भी होता है, और अमृत का समानार्थी दोस्तों सुधा भी होता है। सुधा माने तो ये आपका प्योर अमृत होता है, तो अमृत की पर्यायवाची होती है, ठीक है। इसके अलावा याद रखें दोस्तों अमृत शिव को भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे शिव ने जहर जरूर पिया था, लेकिन शिव को भी कहा जाता है। अमृत माने एक चीज और याद रखेगा, धन को भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी हैं, हो सकता है परीक्षा में कोई भी चीज घूम फिर करके आपके सामने आ जाए और कुछ अलग ही चीजें ही दे दे, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए एक चीज और याद रखें दोस्तों, अगर यहां पे आपका मोती दिया कि मोती इसका नहीं है, तो मोती किसका अनेकार्थी होता है ये आप जानिए, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में कल को मोती ही दे दे, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों मोती कमल होता है, ठीक है। आपको नहीं पता लेकिन जानिए मोती कमल का अनेकार्थी भी होता है। मोती दोस्तों शंख को भी कहा जाता है। मोती दोस्तों मछली को भी कहा जाता है। मोती दोस्तों चंद्रमा को भी कहा जाता है, चंद्रमा को भी। और मोती याद रखेगा सवेरा को भी कहा जाता है, सवेरा, ठीक है, सवेरा। इन सभी को भी मोती कहा जाता है। आप जानिए, नहीं जानते हैं तो जानिए जानिए जानिए। और मुक्तक माने मोती,
ठीक है, मौक्तिक माने मोती, ठीक है, वो सब चीज याद रखिए। तो ये है आपका डिटेल, इसको ध्यान दीजिएगा। कह दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहा जाता है। दिगंबर, दिगंबर का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो हो जाता है दोस्तों दिक धन अंबर। कई बार परीक्षा में पूछा गया दिक धन अंबर, बताइएगा दोस्तों यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यह व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है, व्यंजन संधि का, ठीक है। और यहां पर दिक्पाल किसे कहते हैं दोस्तों? जो दिशाओं का पालन करते हैं। क्या करते हैं? दिशाओं का जो पालन करते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है दिक्पाल, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? दिक्पाल, यानी दिशाओं का पालन करने वाला देवता, ठीक है। और जो ईश्वर का संदेश लाता है दोस्तों उसे क्या करते हैं? संदेश वाहक जो होता है उसे पैगंबर कहा जाता है, ठीक है। तो पैगाम जो लेके आता है, ठीक है, भगवान का पैगाम। तो यहां याद रखेगा दोस्तों ये दिगंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसे करना कठिन हो दोस्तों उसे दुष्कर कहा जाता है। दुष्कर का संधि विच्छेद करेंगे तो दुह धन कर हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? यहां दुह धन कर हो जाता है और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। इसी तरह पुष्कर दोस्तों ये तालाब वगैरह कहा जाता है, सरोवर तालाब को कहा जाता है। दुर्जेय जिसको जीतना कठिन हो, ठीक है, जिसको जीतना कठिन हो उसको दुर्जेय कहा जाता है, ठीक है। और दुराग्रह, ठीक है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो उसे दुराग्रह कर सकते हैं, ठीक है। करा है कि सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, सुधी, मनीषी या बुद्ध। मनीषी दोस्तों किसे कहा जाता है? मनीषी कहा जाता है पंडित व्यक्ति को, जो पंडित हो, ठीक है, पंडित। सुधी पंडित इसको भी कहा जाता है, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो ये सब पंडित का दोस्तों क्या है? पर्यायवाची शब्द, इसको याद रखेगा। पंडित का पर्यायवाची शब्द ये सब आता है, ठीक है, इसको याद रखेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा पंडित को और भी कुछ कहते हैं, इसे विद्वान वगैरह भी कहा जाता है, ठीक है। आइए देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। पंडित को दोस्तों आपने पढ़ा सुधी कहा जाता है, जबकि सुधा दोस्तों या अमृत को कहा जाता है, ठीक है। मनीषी कहा जाता है, मनीषी, ठीक है, मनीषी कहा जाता है। बुद्ध कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बुद्ध कहा जाता है, ठीक है। अब पंडित को दोस्तों ब्राह्मण भी कहा जाता है। पंडित को हम किस नाम जानते हैं? हम वैसे पंडित जी को हमेशा ब्राह्मण बुलाते हैं, ठीक है, ब्राह्मण। या क्योंकि पंडित बहुत सारे चीजों का ज्ञाता होता है इसलिए पंडित को विद्वान भी तो कर सकते हैं, विद्वान नहीं कर सकते का? बिल्कुल कहा जा सकता है, ठीक है। प्रज्ञा भी कहा जाता है, प्रज्ञा यानी बहुत कुछ जानने वाला, ठीक है, प्रज्ञा भी कहा जाता है, प्रज्ञा, ठीक है। प्रज्ञा क्या? प्राज्ञ कहा जाता है, प्राज्ञ करिए, प्राज्ञ, ठीक है, प्राज्ञ, अज्ञ विज्ञ प्राज्ञ, ठीक है, इसको याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कोविद कहा जाता है, कोविद, ये भी याद रखेगा, आपके लिए नया शब्द है, स्टार लगा लीजिएगा, ये आपका अच्छा शब्द है, तो ये भी इसको नाम है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से एक शुद्ध वर्ग है, वो शुद्ध वर्ग दोस्तों आपको बताना कि कौन सा वर्ग शुद्ध है। कह रहा है इंद्र, रतीश, सहस्त्र और मधवा, ठीक है, मधवा, ठीक है। इसको देखिए, ये लिखा रहेगा मधवा, मधवा, ठीक है, मधवा। तो याद रखेगा मधवा भी इंद्र को कहा जाता है, लेकिन रतीश दोस्तों याद रखेगा ये कामदेव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कामदेव को कहा जाता है। कामदेव की पत्नी का नाम था रति, तो रति से रतिपति या रतीश हो जाएगा। घर, निकेतन, आयतन, निलय, दोस्तों ये घर का पर्यायवाची सही है। यमुना, कालिंदी, भानु, तनजा और जाह्नवी। जाह्नवी दोस्तों याद रखेगा, जाह्नवी गंगा को कहा जाता है, न कि यमुना कहा जाता है, इसलिए गलत है। वस्त्र, पाटक, अंबर और चीत, दोस्तों यहाँ पाटक आपका गलत हो जाएगा। पाटक दोस्तों ये वस्त्र को नहीं कहा जाता है। पाटक किसे कहा जाता है? पाटक का अर्थ होता है, अरे क्या होता है जो इधर की बातें उधर करता है? नारद, ठीक है, नारद नहीं, आप लिख लीजिए भेदक, ठीक है। पाठक का तात्पर्य क्या होता है? भेदक, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर एक ही ऑप्शन सही है, घर, निकेतन, आयतन, आलय, मंदिर, निलय, मंदिर, धाम, ये सब जो है गृह, घर, ये सब घर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उन्मूलन, उन्मूलन का क्या होता है? देखिए बहुत सारे बच्चों ने निमीलन किया था, निमीलन गलत है भाई। देखिए निमीलन क्या हो जाता है दोस्तों? निमीलन होता है उन्मीलन का। किसका होता है दोस्तों? उन्मीलन का निमीलन होता है, ठीक है। यहां पर उन्मूलन का दोस्तों रोपड़ हो जाएगा। उन्मूलन का क्या हो जाता है? रोपड़, ठीक है। उन्मूलन यानी किसी चीज को समाप्त करना, रोपना माने किसी चीज को पैदा करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करिएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है उनका जवाब क्या है? गलत है, ठीक है। आगे बढ़िए। कारण निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, जो तद्भव है वो बताना, ठीक है। मैंने आपको तद्भव की पहचान करने एक सिंपल ट्रिक दिया था, कहीं भी अगर चंद्रबिंदु लगा है तो मैंने बताया तो मान लीजिएगा वो तद्भव है, ठीक है। याद रखेगा दोस्तों, इसका तत्सम होता है अश्रु। क्या होता है? तत्सम अश्रु, ठीक है। और एकत्र, वानर, उच्च, ये सभी क्या है? ऑलरेडी आपका तत्सम है, आपको तद्भव पूछा गया था, ठीक है। इसमें बताइए कौन सा तद्भव है, ये बताना है, ठीक है। करा तांबुलिका, तांबुल यानी पान होता है, घट माने घड़ा होता है, कपाट माने कपड़ा होता है, ठीक है। मंजीठ दोस्तों याद रखेगा ये आपका तद्भव है। मंजिष्ठ का क्या हो जाता है दोस्तों? मंजिष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? मंजिष्ठ हो जाता है, ये आपका तत्सम हो जाता है, ये आपका तद्भव दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए। चमाचम शब्द कैसा है दोस्तों? चमाचम, घनाघन, टनाटन, ये सब क्या होता है? ये सब देशज शब्दों के उदाहरण है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। करा एक की वर्तनी शुद्ध है, राज्य
राज्यमहल, राज्यमहल नहीं दोस्तों होता है दोस्तों, ये होता है राजमहल। क्या होता है दोस्तों? राजमहल। ठीक है, आपको गलत दिया हुआ है। कोमलांगिनी नहीं होता दोस्तों, कोमलांगी होता है। क्या होता है दोस्तों? कोमलांगी होता है, खाली कोमलांगिनी नहीं होता है। निरोग में मात्रा गलत लिखा दोस्तों, निरोग ऐसे लिखा जाता है। तो 3 तो आपका क्या होगा दोस्तों? 3 तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। केवल एक ही सही है, औक्षोहिणी। क्या नाम है? औक्षोहिणी, ये आपका सही है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ओ औ किस प्रकार के स्वर है? ठीक है, तो देखिए ओ किस प्रकार का स्वर, इसके लिए आपको विच्छेद करना पड़ेगा। बनेगा कैसे दोस्तों? अ के साथ उ मिलाकर क्या बनता है दोस्तों? ओ बनता है। ठीक है, अब आप यहां जानते हैं दोस्तों, अ को क्या कहते हैं दोस्तों? कंठ स्वर कहते हैं, और उ को क्या कहते हैं? ओष्ठ स्वर कहते हैं। ठीक है, और दोनों को मिला लेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? यह बन जाएगा कंठोष्ठ स्वर। क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। तो आप देख लीजिए, जहां पर भी कंठोष्ठ दिया है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ई का भी पूछता है तो उसका भी आप बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? जो आती हो बताइए। ठीक है, मगही ये बिहारी है, कन्नौजी ये पूर्वी है, मेवाती ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? मेवाती याद रखेगा, मेवाती आपका जयपुरी, मेवाती हो गया, और क्या होगा दोस्तों? जयपुरी हो गया, जयपुरी हो गया, और क्या हो गया दोस्तों? मारवाड़ी हो गया, मारवाड़ी हो गया। ये सभी दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी राजस्थानी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, करक खड़ी बोली किससे निकली है? आप सभी जानते हैं खड़ी बोली का विकास ये पश्चिमी हिंदी से हुआ है। सीधा सीधा देखा जाए तो दोस्तों सौरसेनी से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसेनी से। या कभी कभी एक ऑप्शन देता है दोस्तों कौरवी। ये सब याद रखेगा, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, तीनों ऑप्शन दोस्तों सही हो सकते हैं अलग अलग स्टेप्स पे। ठीक है, इसको याद रखेगा। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।